हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के इस फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मैंने एमसीक्यू पहले ही डाल चुका हूं और बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसा डिमांड था कि इस चैप्टर को भी डिस्क्राइब किया है सर। तो चलिए इस चैप्टर को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। आपको बहुत छोटा चैप्टर है, बेसिक चीज़ें आपको जाननी है। तो इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, इसमें कुछ रिएक्शंस को पहले हम लोग देखते हैं, है ना। तो इस रिएक्शंस में जो है पहला रिएक्शंस देखिए कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये रासायनिक परिवर्तन को एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है उसमें क्या है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जा रहा है। तो यह बहुत ही तेज़ लौ के साथ, श्वेत प्रकाश के साथ ये जलती है और जलने के पश्चात कुछ डस्ट लाइक पार्टिकल्स, है ना, बना जो ग्राह के रूप में इसका बनता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इस रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जिसके जलने से, और उसका अवशेष ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको हम इक्वेशन के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Mg+O MgO, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, लेड नाइट्रेट है, जो कि लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि कह सकते हैं आपकी रंगहीन होता है। यह जब जल में घोलते हैं वैसे इसका पाउडर वाइटिश पाउडर होता है। और पोटेशियम आयोडाइड भी आपको उसी तरह का विलयन है। इन दोनों विलयन को जब मिलाते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है हमें, जो लेड आयोडाइड का होता है। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, सभी क्रिया में क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग रसायन को जब मिक्स करते हैं तो एक तीसरा रसायन मिलता है जो उसका कलर येलोइश है। इसमें जो अभिक्रिया भाग लेती है उसमें को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तीसरा अभिक्रिया को देखते हैं। तीसरी अभिक्रिया में क्या दिखाया जा रहा है, ये एक सॉल्यूशन हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का, और इसमें जिंक को मिलाया जा रहा है। तो जब मिलाते हैं तो इसमें एक गैस उत्पन्न होता है। ये गैस B के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि हाइड्रोजन गैस होता है, और ये जो है वो जिंक के कुछ लॉन बनते हैं जिसको हम जिंक क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ उत्पाद के रूप में गैस का निर्माण हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इक्वेशन के रूप में Zn+HCl, ZnCl2+H2। तो इन तीनों अभिक्रियाओं से आप क्या देखते हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक है, यानी कि ठोस मिलकर के द्रव हो गया, या कोई गैस मिलकर के ठोस बना, या इस तरह से कोई भी अवस्था में परिवर्तन हुआ। दूसरा, रंग में परिवर्तन अगर हुआ, या कोई गैस का निष्कासन हुआ। तीसरा जो हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे थे उसमें गैस का निष्कासन हुआ। तापमान में परिवर्तन हुआ, उसमें तापमान बढ़ा या घटा। तो इस तरह की कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें ये परिवर्तन, इस तरह के परिवर्तन आपको दिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, उसको लिखते हैं कैसे, है ना, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखा जाता है तो इसे शब्द समीकरण कहा जाता है, ठीक है। जो अभिक्रिया हुई, अब उस अभिक्रिया को कैसे आप लिखते हैं वो रासायनिक समीकरण हुआ। और उसको अगर आप वाक्य के रूप में लिखते हैं शब्दों में, जैसे कि आप देखे थे मैग्नीशियम हवा में जला, ऑक्सीजन में जला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो आप क्या लिख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मार देगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन हुआ, कोई अभिक्रिया हुई, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको शब्द में आपने लिख दिया, तो इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलेंगे।
अब इस वर्ड इक्वेशन में जो अभिक्रिया में भाग लिया, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिया है ना, तो जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में वो अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो उत्पादन हुआ, जिसका जो अभिक्रिया में भाग लिए और वो परिवर्तित होकर कोई नया पदार्थ बनाए हैं, तो उसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। जो अभिकारक हैं या जो उत्पाद हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो उनके बीच में हम प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर में अभिकारक में 2 है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो उन दोनों के बीच में प्लस का उपयोग किया गया। अगर उत्पाद में भी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो वहाँ भी प्लस का, उनके बीच प्लस का उपयोग करते हैं। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, इसमें तीर का जो हेड होता है वह उत्पाद की तरफ होगा। नेक्स्ट, अब जो शब्द समीकरण हम लोग देखें अभी, और इस तरह के शब्द समीकरण और भी आप आगे देखेंगे, तो वो समीकरण आप पाएंगे कि ये बहुत लंबा होता है ना। इसको लिखना भी थोड़ा सा टायर्डी है और इसमें सूचनाएं भी सीमित होती है, बहुत कुछ आप इसमें नहीं बता पाएंगे। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब पता नहीं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है, कितना मैग्नीशियम है ना। तो इस तरह से इनको हम संक्षिप्त रूप में या उनके रासायनिक सूत्र में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो रासायनिक सूत्र में जब हम लिखते हैं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इसको हम रासायनिक सूत्र के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ रासायनिक सूत्र में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का नंबर जो रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में है ना, वही प्रोडक्ट में, उत्पाद में भी है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं है। तो इस तरह की अभिक्रिया जो अपने मूल रूप में लिखी होती है और जो असंतुलित होती है, इसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये अपने मूल रूप में है, जिसमें इनकी जो संख्याएं हैं अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व इन्वॉल्व हैं उनकी संख्या समान नहीं है, यह असंतुलित कहलाएगी और ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। आगे देखा जाए, अब संतुलित समीकरण का महत्व। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई जो समीकरण है अगर यूं ही लिखा जाए तो क्या हानि है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संतुलित समीकरण लिखने का महत्व क्या है। तो संतुलित समीकरण को लिखने के पीछे कारण है कि कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि एक नियम हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो अगर कंकाली समीकरण जो हम लिखते हैं उसमें द्रव्यमान को अगर कंसीडर करें तो हम पाएंगे कि जो उत्पाद में और अभिकारक में जो द्रव्यमान इन्वॉल्व और प्रोड्यूस हो रहा है वह समान नहीं होगा। तो यह नियम जो है वह लागू नहीं होगा, वायलेट होगा, इस नियम का दुरुपयोग होगा, या कहेंगे कि नियम इस पर है ना, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसा न हो और सूचनाएं हमको सही से मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आप कैसे करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित? तो हम इसके लिए हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि क्या होता है कि हम एक छोटा पूर्णांक संख्या लेते हैं और उस पूर्णांक संख्या से अभिकारक में या उत्पाद में मल्टीप्लाई करके गुणा करके हम उनके तत्वों की संख्या को बराबर करते हैं। इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। हम 1 2 3 4 इस तरह संख्याएं को लेंगे और देखेंगे कि क्या बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, अब इसको चरण वाइज समझते हैं। तो 4-5 चरण में इसको समझाया गया है। सबसे पहले क्या करना है कि प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। यानी कि जैसे कि आपके पास एक समीकरण ये है, आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है रासायनिक सूत्र, जैसे यहाँ पे Fe हुआ, H2O हुआ, Fe3O4 हुआ और H2 हुआ, इसके चारों तरफ बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने का सेंस ये है कि इसके अंदर कोई पूर्णांक नहीं लिखेंगे। जैसे कि ये बॉक्स इस तरह दिख रहा है, तो इसमें इसके रासायनिक सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी अंक पूर्णांक लिखेंगे इस बॉक्स के बाहर लिखेंगे। जैसे कि अगर हमको H2O में ऑक्सीजन बढ़ाना है तो हमको
बाहर लिखना होगा, इस बॉक्स के बाहर है Fe लिखा है, Fe में कुछ मल्टीप्लाई करना तो Fe के बाहर लिखना होगा। ठीक है, ये हुआ मतलब। अब उसके बाद क्या है कि इस समीकरण में जितने भी तत्व इन्वॉल्व है उसकी पहचान आपकी होनी चाहिए कि कौन कौन से तत्व इन्वॉल्व हैं। उन तत्वों की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उसको आप नोट कर लीजिए, है ना। दूसरा चरण क्या हुआ कि अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाई। जैसे कि यहाँ बनाकर बताया गया है आपको कि आयरन जो है रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में जो अभिकारक बोलते हैं उसमें 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि केवल हाइड्रोजन लग रहा है कि बैलेंस है, और आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे तीसरा चरण में कि सबसे ज़्यादा जिसका परमाणु संख्या में अंतर है ना, उसको पहले बैलेंस करेंगे, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन को करेंगे। तो ऑक्सीजन को जब आप करेंगे तो इस तरह से आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे H2O को बाहर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि Fe + 4H2O, ये गिव्स राइज टू Fe3O4 + H2। और यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया, है ना। देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन्स वाटर के साथ में, और यहाँ Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद बाकी जो तत्व बचे हैं आयरन और हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर लीजिए। जैसे आयरन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ वाटर यहाँ प्रोडक्ट में उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है तो इसको 8 करना है, क्योंकि यहाँ वाटर में हाइड्रोजन 8 हो रहा है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने देंगे। तो चौथे चरण में आप देखिए कि यह बैलेंस हो गया। ठीक है, इसको प्रयास करें, 2-3 एग्जाम्पल लेकर प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे आप। अब इस जो समीकरण हमने देखा जैसे ये, तो इस समीकरण में कुछ सूचनाएं और भी जोड़ी जा सकती है ना। जैसे कि इनका स्टेट, इनका जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, ये ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, जिस भी रूप में है उसको भी हम इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और साथ ही साथ जो फिजिकल कंडीशंस इनका आवश्यक होता है, जैसे किसी में हीट देना होता है, किसी में प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है ना, कहीं पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना भी प्रेशर, हीट या और कोई कैटलिस्ट की का अगर जिक्र करना है तो हम एरो के ऊपर और एरो के नीचे दे करके इसकी सूचनाओं को, सीमित सूचनाओं को और हम इन्हेंस कर सकते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। इसके साथ साथ अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान से ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ देखें, ये 3 इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस में, है ना, स्टेट को उसका दिखाया गया है, जो फिजिकल जो भी स्टेट है, सॉलिड है, गैस है, व्हाटएवर। तो इसको देख लें आप। नेक्स्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनसाइड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखा जाए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन या जो भी मेटल्स होते हैं, अगर प्योर स्टेट में ये वातावरण में रहते हैं तो इनमें कोरोजन होता है। इनके सरफेस पर जो गैस या कुछ और भी सब्सटेंसेस है उसके साथ में वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से उनका सरफेस कोरोड या संचारित होने लगता है ना। वो अपने दूसरे ऑक्साइड्स में या कार्बोनेट्स में बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका जो जलने की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है, हम उसको जला नहीं पाते हैं जल्दी से। तो इसलिए उसको साफ़ करना होता है। जब साफ़ करते हैं तो ये परत ऊपर से हट जाती है और वो आसानी से जलने लगता है। तो ये लिखा गया यहाँ पे संचरण, जो कि आपको कोरोजन बता रहे थे, कि कारण मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसके कारण रिबन को जलाने में बहुत कठिनाई होती है। रिबन को साफ़ कर देने से यह परत हट जाती है और रिबन आसानी से जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें शब्द समीकरण दिया हुआ है। इस शब्द समीकरण को कह रहा है कि संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसको रासायनिक सूत्र में लिखना होगा और फिर इसको संतुलित करना होगा। आप इसको प्रयास करेंगे। मैंने इसका आंसर इसके बाद दे दिया है। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड है पहला में, दूसरा में बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, रेट करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है। तीसरा में सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो इसको आप इस आंसर से मिला लेंगे, है ना, और बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट
थर्ड क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है कि इसमें कह रहा है कि जो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में के लिए उनकी अवस्था में के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखें। यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट है, अब इसमें आपको इसका समीकरण लिखना होगा। तो पहले देखिए क्या क्या किस कंडीशन पे लिखा हुआ है। जैसे जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड है तो एक्वस हो गया, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिख करके ब्रैकेट में लिख देंगे एक्वस। फिर सोडियम सल्फेट का विलयन फिर एक्वस है, सोडियम सल्फेट लिख के एक्वस लिखेंगे, है ना। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन फिर एक्वस है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस बनाएंगे। और फिर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है तो बेरियम सल्फेट लिखेंगे। अब उसके बाद इसको संतुलित करेंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इसको कर लेंगे और आंसर से मिला लेंगे, हमेशा दे दिए हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है वह यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 तरह के जो दिया गया आपके बुक में। पहला है संयोजन अभिक्रिया जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा वियोजन अभिक्रिया जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और पांचवा है उपचयन और एवं अपचयन। तो एक ही करके हम लोग समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया जो है इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल देकर समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर 2 अलग अलग पदार्थ मिल करके एक उत्पाद दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O दिया। चलिए दूसरा अभिक्रिया देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है कि अगर एक जो अभिकारक है वह टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे रहा है, जैसे उल्टा संयोजन के उल्टा, एक जो उत्पाद है एक जो अभिकारक है वो टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे रहा है। वहाँ क्या था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद दे रहा था। यहाँ क्या है कि एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे रहा है, तो इसको वियोजन कहेंगे। जस्ट उल्टा समझ लीजिए इसको। इसमें एग्जाम्पल आपका पहला देख लीजिए कि आयरन सल्फेट है ना, आयरन ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिया ना। एक और एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन दिया। तो यह है हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब इस दोनों अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे या गौर किए होंगे कि कुछ अभिक्रिया में चलिए उसके पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं फिर बात करते हैं उसकी। पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है ना। पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। दूसरा क्या है, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X को जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो इसका आपका आंसर यहाँ दिया गया है। एक कैल्शियम ऑक्साइड हुआ पदार्थ जिसको हम सफ़ेदी के रूप में जो चूना कहते हैं, चूना का दीवार में चूना जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसको जब दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, जल में विद्युत अपघटन के दौरान एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी होती है, उस गैस का नाम बताइए। तो विद्युत अपघटन जब होता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का मात्रा अलग अलग होता है। एक आप जब देखेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन गैस निकलता है, मतलब 1 मोल अगर ऑक्सीजन गैस निकलता है तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसीलिए आप पाए कि एक प्रणाली में जो गैस है दोगुनी है पहले से। ये आंसर है। नेक्स्ट अब जो बता रहे थे पीछे कि जो अभिक्रिया हम लोग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या और भी जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर तापमान को कंसिडर करते हैं तो कहीं पे किसी अभिक्रिया में आप पाएंगे कि तापमान यानी कि हीट को देना पड़ रहा है
है ना, उसके जो ऊष्मा है ऊष्मा वो अवशोषित कर रहा है और तब वो कोई रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न हो रही है। और कुछ अभिक्रिया आप पाएंगे कि वहाँ उसको संपन्न होने के उपरांत कुछ जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होती है ना, निकलती है। तो उसी आधार पर यहाँ पे दो तरह की अभिक्रियाओं को आप बांट सकते हैं, है ना, इस आधार पर। एक ऊष्मा शोषी, दूसरा ऊष्मा क्षेपी। अब ऊष्मा क्षेपी क्या है? जहाँ पे ऊष्मा अभिक्रिया के साथ उत्पन्न हो रही है, जब अभिक्रिया कोई हो रही है तो साथ में ऊष्मा निकल रही है ना, एक्सोथर्मिक। तो जब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में हीट निकला। और दूसरा अभिक्रिया देखिए श्वसन। श्वसन में क्या होता है? हीट निकलता है, एनर्जी एटीपी के रूप में बनता है ना। और तीसरा जो कंपोस्ट का बनना है वो भी एक ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि वहाँ भी ऊष्मा हीट के रूप में बाहर निकलती है। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी, है ना। ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा यहाँ पे अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा को अवशोषित कर करके, है ना, वहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से ये अभिक्रिया को शो करता है, तो ऊष्मा शोषी। अब चलिए हम लोग तीसरा आते हैं अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? यहाँ पे जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर के साथ जो सल्फेट है वो उस कॉपर से अलग होकर के आयरन के साथ लग गया, तो यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो गया। तो इस तरह का अभिक्रिया बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जिंक के साथ भी यही है, तो इसको बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ लेड के साथ, लेड कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो लेड क्लोराइड बन रहा है और कॉपर बन रहा है। फोर्थ हमारा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है कि यहाँ म्यूचुअल करते हैं, है ना, जैसे कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। इससे एग्जाम्पल समझिए, ये देखिए यहाँ पे कि सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। अब सोडियम साथ में क्लोरीन आ गया और बेरियम साथ में सल्फेट चला गया, तो यहाँ म्यूचुअल हो गया ना, आदान प्रदान हो गया, तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट जो होता है वो वाइट रंग का होता है, वाइट प्रेसिपिटेट लिखा हुआ। चलिए, और पांचवा उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, उपचयन जो है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, जब ऑक्सीजन उससे जुड़ा या हाइड्रोजन निकल गया तो उसको हम उपचयन कहेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए तो उसे अवकरण या अपचयन कहेंगे, इसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझिए। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर अलग बन गया प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन यहाँ पे था रिएक्टेंट में अभिकारक में, उससे ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, यहाँ आयरन ऑक्साइड है और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें क्या देखिए आयरन के साथ में ऑक्सीजन निकल गया, तो आयरन ऑक्साइड के साथ जब ऑक्सीजन निकल गया तो इस आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 का रिडक्शन हो गया, जबकि CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया इसमें, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट हो गया। और दो छोटा टॉपिक दिया हुआ संक्षारण और इसके बाद रेंसिडिटी है, विकृत गंधिता। तो देखते हैं संक्षारण क्या कह रहा है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है ना, क्रोड होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ऊपर का जो सरफेस है, जो मेटल होते हैं उनके ऊपर के सरफेस जो है किसी अम्ल के साथ में या आर्द्रता के साथ में या और भी कुछ फैक्टर है जिससे वह अपना ऊपर का लेयर जो है उसका गुणधर्म खो देते हैं और कुछ अलग पदार्थ बना लेते हैं, है ना,
इसी को बोलते हैं हम संक्षारण। जैसे लोहे में जंग लगना है तो ऊपर का जो जंग हो गया वो लोहे का से अलग हो गया, ठीक है, वो आयरन ऑक्साइड बन गया, वो एक तरह से लोहे के गुणधर्म को खो देता है। उसी तरह से चांदी के ऊपर जो काली परत लग गई, तांबे के ऊपर जो हरी परत लग गई, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। और लास्ट जो टॉपिक आपका है विकृत गंधिता और एसिडिटी है। ये क्या कहता है कि वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ को जब हम लंबे समय तक के लिए रख देते हैं तो उसमें उपचयित प्रक्रिया जो है, उपचयन की प्रक्रिया जो है होने लगता है, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने लगती है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। यानी जब हम बोलते हैं ख़राब हो गया, हमारा ये भोज्य पदार्थ ख़राब हो गया, ख़राब होने का मतलब क्या हुआ कि वो उपचयित हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना, जिसकी वजह से उसका स्वाद और गंध बदल जाता है ना। इसी घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता जो है इसको हम रोक सकते हैं प्रति ऑक्सीकारक को मिला करके, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, मिला करके उपचयन की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, जिससे वह कुछ और लंबे समय तक रखा जा सकता है बिना खराब हुए। वायुरोधी बर्तन में भी उपचयन की गति को धीमी की जा सकती है। जब हम एयर टाइट जो बर्तन बनाते हैं या एयर टाइट जो बर्तन में रखते हैं अगर भोज्य पदार्थ को, है ना, पैकिंग के समय, तो उसमें उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं ऑक्सीडेशन से, उसको उपचयन होने से उसको कुछ समय तक और बचा सकते हैं। तो वायुरोधी बर्तन के लिए ये हुआ। और लास्ट कह रहा है कि अगर कोई अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन वगैरह गैस का यूज करते हैं तो भी उपचयन की प्रक्रिया को हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जैसे चिप्स वगैरह में आप देखे होंगे कि हवा भरा होता है, तो ये हवा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से चिप्स जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आपकी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को 2-3 बार आप देख लेंगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपके 10th बोर्ड बुक का। तो इस चैप्टर इसको 1-2-3 बार और देख लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इसमें कोई इनसाइड कोई क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें जो है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पाएंगे, है ना। इसको आंसर को पढ़ लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें कॉपर सल्फेट से सल्फेट निकल करके लोहे के साथ जुड़ जाता है और कॉपर बैठ जाता है नीचे तली पर, तो इसलिए इसका विलयन का रंग बदल जाता है। पढ़ लेंगे आंसर को। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, है ना। एक एक्स्ट्रा उदाहरण आपको पूछ रहा है, कोई भी दे सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया, ये द्विविस्थापन हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन शायद है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान करें। तो इसमें सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि उपचयित हुआ। और दूसरे में कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन निकल गया तो यह अपचयित हुआ, और हाइड्रोजन के साथ में वाटर ऑक्सीजन जुड़ गया तो यह उपचयित हुआ। तो यहाँ पे आंसर दे दिए, आप इसको देख लीजिए। और अब इस तरह से ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो आने में लेट हो रहा है ना। आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही मैं इस वीडियो को बनाऊंगा डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।